फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स यू चैनल पर सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन का टॉपिक है कोल इंडिया। तो हाँ, सही सुना आपने, कोल इंडिया स्टॉक्स का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं मेरी नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये किसी भी तरह का बाय सेल और होल्ड कॉल मेरी तरफ से आपको नहीं है। तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना या निवेश करने का डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके ही लीजिए। ये एक सिंपली एक मेरा एनालिसिस है जो मैंने आपके सामने रखने वाला हूँ। तो एक बार मैं दोस्तों फिर से एक बार आपको याद दिलाऊँगा, ये मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय सेल और होल्ड कॉल आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ मेरा एक एनालिसिस है। तो दोस्तों, चलते हैं मेरी नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। तो दोस्तों, आज के इस प्रेजेंटेशन में हम कौन कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले एक शॉर्ट में, उसके बाद डिविडेंड पे आउट, उसके बाद रहेगा स्टॉक रिटर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर, एफडी के कंपैरिजन में डिविडेंड पे आउट कैसा रहा है उसका एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे, डिविडेंड पे आउट फॉर द वेरियस ईयर, उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सजेशन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, और सबसे लास्ट में रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी का एक कंपैरिजन। फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं कि इस स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। अगर इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो 91,671 करोड़ रुपीज़ है। ये ऑलमोस्ट एक लार्ज कैप स्टॉक है। उसके बाद पिछले फ्राइडे को इस स्टॉक्स का करंट मार्केट प्राइस कितने ऊपर क्लोज हुआ था, तो ये क्लोज हुआ था, लास्ट क्लोजिंग प्राइस है इसका 148.75 रुपीज़। उसके बाद 52 वीक हाई और 52 वीक लो। तो 52 वीक हाई हमें यहाँ पे दिखाई देता है 271.45 और 52 वीक लो हमें यहाँ पे दिखाई देता है 119.20 उसके बाद सबसे ज़्यादा फीचर्स मुझे अच्छे लगते हैं तो उनके डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू और सेल्स ग्रोथ। तो डिविडेंड यील्ड देखो, इस स्टॉक का सबसे हाई है, उसका डिविडेंड यील्ड है 8.81%, यानी बहुत ही हाई डिविडेंड स्टॉक है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है फेस वैल्यू, यानी इसका हर एक शेयर्स की जो फेस वैल्यू यहाँ पे दिखाई देती है वो 10 रुपीज़ है। और जो भी शेयर्स की फेस वैल्यू ज़्यादा होती है तो उस पे ऊपर मिलने वाला डिविडेंड भी हमेशा कैसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर कंपनी 100% डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो हमें डिविडेंड के तौर पे हमें मिलेंगे 10 रुपीज़। अगर कंपनी हमें 200% डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो अब हमें मिलेंगे 20 रुपीज़ डिविडेंड के हिसाब से। तो दोस्तों, उसके बाद जो सेल्स ग्रोथ दिखाई दी है लास्ट 3 ईयर्स में, इसकी जो सेल्स ग्रोथ रही है वो निगेटिव यानी -1.79% रही है। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे डिविडेंड और ईयरली रिटर्न्स इसके कैसे रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक मैं बता देना चाहूँगा कि जो रिटर्न्स को हम देखने वाले हैं वो रिटर्न्स रहेंगे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के रिटर्न्स को हम यहाँ पे टैली करने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे डिविडेंड। पहला जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है डिविडेंड, जैसे कि 2020 ने इस स्टॉक्स का डिविडेंड डिक्लेयर किया था 12 रुपीज़। तो यहाँ पे इसका डिविडेंड डिक्लेयर किया था 12 रुपीज़। 2019 में डिविडेंड था 5.85 रुपीज़। और 2018 में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था उनका डिविडेंड था 23.75 रुपीज़। तो दोस्तों, देखिए डिविडेंड यहाँ पे कितना अच्छा मिल रहा है, हर एक शेयर पे हमें डिविडेंड अच्छा खासा हमें यहाँ पे मिल रहा है। ऑलमोस्ट 50% टू 200% तक का डिविडेंड हमें यहाँ पे ये स्टॉक देता है। उसके बाद जो सेकंड टेबल आपको दिखाई दे रहा है कि 2000 जैसे कि इनका रिटर्न का टेबल है, सेकंड टेबल आपको 2020 में इसके रिटर्न कितना रहा है, -31%, यानी एक स्टॉक निगेटिव रिटर्न दिए। उसके बाद 2019 में इस स्टॉक ने पूरे एक साल के लिए यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक -11% के रिटर्न दिए। और लास्ट में 2018 में इस स्टॉक ने रिटर्न दिए थे -16%। तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो इस स्टॉक्स ने पिछले 3 साल में निगेटिव रिटर्न्स ही क्या किए, जनरेट किए। उसके बाद देखिए डिविडेंड हिस्ट्री। तो डिविडेंड हिस्ट्री में आपको दिखाई देगा कि इस स्टॉक्स में हर साल कितने रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 2020 रुपीज़ में स्टॉक ने 12 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। 2019 में स्टॉक ने 5.85 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। 2018 में देखिए, अगर 2 बार उन्होंने 2018 में डिविडेंड दिया है तो अगर 2 बार डिविडेंड को अगर हम मिला देते हैं तो 16 + 7 यानी 23 रुपीज़
75 पैसे का डिविडेंड हमें यहाँ पे मिलता है। 2017 में भी उन्होंने 2 बार डिविडेंड दिया है, तो एक अच्छा खासा डिविडेंड ये स्टॉक हमें देता है। तो 2016 तो बात ही कुछ अलग थी। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कितने रुपीज़ का एक शेयर पे हमें डिविडेंड मिला है 2016 में। 27 रुपीज़ 40 पैसे का डिविडेंड 2016 में डिक्लेयर किया था। ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से कलेक्ट की है? ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने मनी कंट्रोल पे से कलेक्ट किया है। इसका सोर्स भी मैंने आपको नीचे दिखा दिया हूँ। तो उसके बाद देखते हैं कि अगर इस स्टॉक्स का एक सिंपली कंपैरिजन करेंगे, एफडी का कंपैरिजन करेंगे डिविडेंड के साथ। मान लो अगर इस स्टॉक में अगर जैसे कि अभी करंट मार्केट प्राइस इसका 148 रुपीज़ है, इसको हम राउंड फिगर कैलकुलेशन के हिसाब से लेंगे 150 रुपीज़। अगर ये स्टॉक में अगर हम 150 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करते हैं आज के समय में, तो एफडी के साथ कंपैरिजन में कितना परसेंट रिटर्न हमें ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के तौर पर देगा, ये देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझाना पड़ेगा। जैसे कि जो डिविडेंड मिलता है उसको हमने इंटरेस्ट कंसीडर किया है, जो स्टॉक का प्राइस है 150 रुपीज़ जो हमने अप्रोक्सीमेटली या राउंड फिगर हमने लिया है, उसको हमने प्रिंसिपल मानना है और टाइम लेना है 1 साल का। अगर 1 साल अगर हम 150 रुपीज़ इसमें 150 रुपीज़ का निवेश करते तो उसके ऊपर हमें कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा, वो जानने के लिए आपको यह कैलकुलेशन करना पड़ेगा। R इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P मल्टीप्लाई बाय T। आई की वैल्यू वहाँ पे 12 रुपीज़ है, यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P यानी यहाँ पे स्टॉक का प्राइस, P यानी यहाँ पे स्टॉक का प्राइस हमने ये लिया था 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय टाइम यहाँ पे लिया है हमने 1 साल का। तो वो 12 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर इस कैलकुलेशन को अगर करते तो वो हमें रिटर्न मिलता है 8%। दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको कहीं पे यहाँ पे इस तरह के कैलकुलेशन किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये देखिए एफडी पर हमें कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। नॉर्मली इस स्टॉक में से हमें 8% का रिटर्न अब यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो बैंक में अगर हम एफडी करते तो इससे कम ही रिटर्न आज प्रेजेंट केस में अवेलेबल है। तो ये स्टॉक्स तो एफडी के कंपैरिजन में भी हमें क्या रिटर्न दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है। दोस्तों इस कंपनी के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो जैसे कि एक कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यानी एक पीएसयू स्टॉक है और उसके ऊपर गवर्नमेंट का वॉच रहता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। तो पीएसयू स्टॉक होने की वजह से, एक सरकारी कंपनी होने की वजह से तो गवर्नमेंट इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। दूसरी बात कोल इंडिया की जो मोनोपोली है, और दूसरी बात एक और बात है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो अगर कोल इंडिया अगर एक्सचेंजेस पर देखा जाए तो कोल इंडिया एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। यानी कोल सेक्टर में कोल इंडिया के अलावा दूसरी कोई प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, इसको कंपटीशन में कोई भी कंपनी इसके साथ खड़ी नहीं रहती है। दूसरी उसके बाद आता है उसका एक डिविडेंड का रिकॉर्ड। अगर हर साल ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जिस दिन से ये कंपनी लिस्टिंग हुई है हर साल एक अच्छा खासा डिविडेंड के तौर पे हमें इस स्टॉक से मिलता है। उसके बाद अगर लिस्टिंग के डे से कंपैरिजन कर दे तो ये स्टॉक 50% करेक्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 50% इस स्टॉक्स में करेक्शन देखा है लास्ट में। उसके बाद देखते हैं कि कॉरपोरेट टैक्स कट का अनाउंसमेंट 2019 में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स कट का अनाउंसमेंट किया था। तो उसकी वजह से कोल इंडिया को भी उसका एक बेनिफिट मिलने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कर्जा नहीं है। जिस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होता है वो कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो कोल इंडिया के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है स्टॉक्स के लिए और निवेशकों के लिए। तो उसके बाद चलते डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में हमें ये डिसएडवांटेजेस नज़र आते हैं कि जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से एक लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है। तो इस लॉकडाउन के मार्च के लास्ट वीक में डिक्लेयर करने की वजह से तो ये फाइनेंशियल ईयर में तो डिमांड, यानी मार्च तक हम डिमांड कहेंगे कि ठीक ठाक रही होंगी, पर लेकिन मार्च के बाद जैसे नेक्स्ट सेकेंड लॉकडाउन डिक्लेयर किया है 3 मई तक, तो जो
डिमांड है वो कैसे रहने वाली है, कम रहने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस एक महामारी के तौर पे पेश हुई है। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, तो उसकी वजह से ग्लोबली और इंडिया में भी इनकी डिमांड क्या क्या हो सकती है, कम हो सकती है। पावर सेक्टर हो गया, अलग अलग सेक्टर में कोल की जैसी डिमांड है वो कम होने के चांसेस है। अगर डिमांड कम होती है तो कंपनी का रेवेन्यू भी कम होगा, अगर कंपनी का रेवेन्यू कम होता है तो उनका प्रॉफिट भी कम होने के चांसेस है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा है, वी एक्सपेक्ट द समवट करेक्शन फ्रॉम द रीसेंट लेवल बिकॉज इन द Q1 ऑफ द FY21। जैसे कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर रहेगा उसमें डिमांड कम होने की वजह से और करेक्शन हमें स्टॉक्स में होने के चांसेस लगते हैं, क्योंकि डिमांड ही नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर क्या रहेगा, असर रहेगा। तो पहले क्वार्टर में हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी कम डिमांड होने की वजह से यहाँ पे हमें और करेक्शन के होने के चांसेस है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ग्लोबल रिसेशन, क्योंकि दिन ब दिन ऐसे कोरोना वायरस की जो फैल रहा है उसकी महामारी, और हर दुनिया में दुनिया के हर एक देशों में इसके ऊपर ऊपर कई सारी डेथ हो चुकी है। उसकी वजह से यूएस में तो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड तो पार्ट तो यूएस में है, तो उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि रिसेशन आने के चांसेस है। अगर रिसेशन आती है तो ये स्टॉक और भी करेक्ट होने के चांसेस यहाँ से दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सजेशन। तो मैं इसके ऊपर क्या सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपने सुना होगा कि अभी बहुत ऐसे चलते कि शेयर मार्केट SIP, तो आप इस स्टॉक्स में क्या कर सकते हैं, शेयर मार्केट में जैसे SIP होती तो इस स्टॉक को आप धीमे धीमे थोड़े थोड़े करके इस स्टॉक्स को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। बाय दिस स्टॉक इन अ स्टैगर वे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा है कि इस स्टॉक्स धीमे धीमे करके आप इसको क्या करते हो, खरीदो। आप अपना सबसे पहले आप अपने कैलकुलेट करो कि आपको कितने स्टॉक्स खरीदना है, तो उसके हिसाब से आप एक साथ ना खरीदते हुए दो दो चार चार या पाँच पाँच करके स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। जैसे कि SIP के बारे में यहाँ पे मैं कहूँगा, आप वीकली 2 स्टॉक्स खरीदने की कोशिश करो। अगर वीकली अगर हम 2 स्टॉक्स खरीदते तो इसको एक एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलेगा, और एक साथ अगर स्टॉक्स में करेक्शन भी होता है तो उस करेक्शन की वजह से हमें नीचे के लेवल पे भी स्टॉक्स खरीदने का मौका मिलेगा। और थोड़ा बहुत पैसा आप अपने साइड में रखो, अगर ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अगर करेक्ट होता है तो उस करेक्शन में भी हम उस स्टॉक्स को क्या कर सकेंगे, खरीद सकते हैं। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि अभी भी आप निवेश करने से थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि ये स्टॉक्स अभी भी करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ से लगते। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगर रिटेल इन्वेस्टर है। अगर आपके पास बहुत सारा कैपिटल है तो आप उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, निवेश कर सकते हो। पर लेकिन निवेश करने से पहले मैं ये बात आपको याद दिलाऊंगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करके ही निवेश कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड से इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स में हम दो रिपोर्ट्स को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक है BSc एनुअल रिपोर्ट प्रोडक्शन, और दूसरी जो इकोनॉमिक टाइम्स की जो रिपोर्ट्स आई है कि मई में ये क्या करने वाले, इनके पास जो जो अलग अलग माइंस है कोल इंडिया की, तो वहाँ पे बहुत सारा स्टॉक्स इनके पास अभी भी वहाँ पे जमा है। तो उस स्टॉक्स को वो ऑक्शंस के तौर पे क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले, ई ऑक्शन करने वाले, और उसमें वो आपको क्या करने वाले हैं, वो सेल करने वाले हैं, ताकि जल्दी से लिक्विडिटी क्या की जाए, प्रोड्यूस की जाए। तो इसके हिसाब से वो क्या करने वाले, ऑक्शन करके इस स्टॉक्स को सेल करने वाले। वो काफ़ी अच्छा ऑफ़र, यानी 60% या 20%, 30%, 40% का कुछ ऑफ़र देकर ये क्या करने वाले, उस स्टॉक्स को सेल करने वाले। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है BSc एनुअल रिपोर्ट्स ऑन द प्रोडक्शन। तो दोस्तों इसके लिए एनुअल रिपोर्ट ऑन प्रोडक्शन अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोल इंडिया BSc। जैसे कोल इंडिया BSc पे आप अगर यहाँ पे लिखोगे तो उसके बाद आपको BSc की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। BSc की वेबसाइट पे जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे आपको
कॉरपोरेट अनाउंसमेंट के सेक्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप कॉरपोरेट अनाउंसमेंट के सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिलेंगी प्रोविजनल प्रोडक्शन एंड ऑफटेक परफॉर्मेंस ऑफ द CIL एंड इट्स सब्सिडरीज कंपनीज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड फॉर द पीरियड एंडेड फ्रॉम द अप्रैल 19 टू जनवरी 20। तो इस रिपोर्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ये रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा और ये रिपोर्ट क्या हो रही है, डाउनलोड हो रही है। तो दोस्तों जैसे ये डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे इस रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, कोल इंडिया के इस रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं। ये देखिए रिपोर्ट, प्रोडक्शन ऑन ऑफटेक एंड परफॉर्मेंस ऑफ द CIL एंड इट्स सब्सिडरीज कंपनीज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्च में जो ये कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन हुआ है वो इस साल और पिछले साल के कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है। तो एक्चुअल दिस ईयर इस साल मार्च में जो कोल इंडिया का प्रोडक्शन हुआ है वो 84.36 और पिछले साल 79.19, तो 6.5% क्या कोल क्या हुआ मार्च में ज़्यादा प्रोड्यूस किया, यानी एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद जो सेकेंड कॉलम है यहाँ प्रोडक्शन के टेबल में, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पिछले साल के कंपैरिजन में ये साल कोल इंडिया के प्रोडक्शन में क्या हुए, थोड़ी सी कमी आई है। अप्रैल 19 से मार्च 20 तक जो प्रोडक्शन हुआ है इसमें थोड़ी सी यहाँ पे क्या हुई है, कमी हुई, वो भी -0.8% की कमी हुई है। तो उसके बाद ऑफटेक यानी प्रोडक्शन होने के बाद उस कोल को बेचना भी पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे एक ऑफटेक। ऑफटेक यानी यहाँ पे कोल को बेचने के लिए उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो एक्चुअल दिस ईयर मार्च में और पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है ऑफटेक परफॉर्मेंस में। तो ऑफटेक परफॉर्मेंस में देखा जाए तो 53.45 रहा मार्च में और पिछले साल के मार्च में यही 59.60 रहा था। तो दोस्तों थोड़ा सा मार्च में क्या हुए, ऑफटेक परफॉर्मेंस में क्या आई है, कमी आई है। तो कमी आने की वजह से यहाँ पे ये क्या हुआ है, थोड़ा सा कमी। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड कॉलम ऑफटेक के टेबल में अगर देखते हैं तो इस टोटल मार्च अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक उनका ऑप्टेक परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो ऑप्टेक परफॉर्मेंस में -4.3% की क्या आई है, कमी आई है। तो इसका मतलब है कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इनका जो सेल्स का जो आ रहा है वो डेटा कैसे आ रहा है, कम आ रहा है। तो ऑप्टिक परफॉर्मेंस थोड़ी सी इनकी क्या हुई है, कम हुई है। तो दोस्तों इसकी वजह से जो आने वाला क्वार्टर है, तो इस आने वाले क्वार्टर में कोल इंडिया के रिज़ल्ट ऑलमोस्ट फ्लैट हो सकते हैं या फिर ऐसे ही उम्मीद हो कर सकते हैं कि ये रिज़ल्ट थोड़ा 5% या 6% कम ही आने के चांसेस है। बस एक सिल्वर लाइनिंग हमें यहाँ पे ये दिखाई देती है, अगर कॉरपोरेट टैक्स का बेनिफिट जैसे कि पिछले 2019 ने डिक्लेयर किया था, अगर उसका बेनिफिट अगर मिलता है तो रिज़ल्ट फ्लैट होने के चांसेस है। या फिर कोल इंडिया के जो एक एनुअल रिज़ल्ट रहेगा, जो Q4 का रिज़ल्ट रहेगा, वो थोड़ा बहुत निगेटिव रहने के चांसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सब जो डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है वो डेटा कैसा है, प्रोविजनल है। जैसे कि फाइनेंशियल रिज़ल्ट जैसे वो कोल इंडिया डिक्लेयर करेगा, हो सकता है वो प्रॉफिट भी हो सकता है फ्लैट भी हो सकता है वो रिज़ल्ट निगेटिव। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो BSc में जो उन्होंने फाइलिंग की है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसा डेटा है, प्रोविजनल डेटा उन्होंने क्या किया, फाइलिंग किया है। तो दोस्तों ये रहा इसका कोल इंडिया का एनुअल रिपोर्ट प्रोडक्शन। तो दोस्तों एक बार चार्ट को भी हम देख लेते, कोल इंडिया के चार्ट कैसा रहा। तो इसकी दोस्तों ये यहाँ पे कोल इंडिया के चार्ट को हम लगा देंगे, पिछले मैक्सिमम लगा देंगे, ठीक है। तो कोल इंडिया ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोल इंडिया लिस्टिंग हुई थी 2010 में। जिस दिन लिस्टिंग हुई थी उसका प्राइस था
300 यानी क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट 349 रुपीज़ था। तो अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो आज का अगर हम प्राइस देखते तो 148 रुपीज़ 65 पैसे आज का हमें क्लोजिंग प्राइस यानी 17 अप्रैल को दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक 50% क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक्स में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, पर लेकिन दोस्तों कभी भी इस स्टॉक्स को एक साथ मत खरीदेगा, धीमे धीमे करके स्टैगर वे में खरीदेगा। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स है, आपका पॉकेट आपको कितना अलाउ करता है वो देखिए, और उसके बाद ही इस स्टॉक्स में क्या कीजिए, निवेश कीजिए। पर लेकिन निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के साथ इसको डिस्कस कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से ये रही एनुअल रिपोर्ट। ये सब लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक रहा प्रॉफिटेबिलिटी का कंपैरिजन, जो पिछले क्वार्टर के 3 क्वार्टर के रिज़ल्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो इन 3 क्वार्टर के रिज़ल्ट FY20 में यहाँ पे डिक्लेयर किया, और पिछले साल 2019 के 4 क्वार्टर के रिज़ल्ट कैसे रहे उसके यहाँ पे टेबल्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल नेट प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिया है। तो FY19 में कोल इंडिया का नेट प्रॉफिट था 17,462 रुपीज़, और FY20 में फोर्थ क्वार्टर के रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर होने के है, इसीलिए यहाँ पे नॉट अवेलेबल है। तो टोटल रहा 12,077 करोड़ रुपीज़ इनका टोटल प्रॉफिट रहा है। तो दोस्तों ये फिगर सभी करोड़्स में है। तो देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट अगर ये कोल इंडिया 4,000 रुपीज़ का भी प्रॉफिट अगर Q4 में डिक्लेयर कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 16,000 के करीब इनका प्रॉफिट रहने। तो पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट कैसे रहने की उम्मीद है, कम होने की उम्मीद है। अगर कॉर्पोरेट टैक्स का अगर बेनिफिट भी मिलता है तो ये रिजल्ट ऑलमोस्ट कैसे रहेंगे, फ्लैट रहने के चांसेस है। तो ये रहा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का कंपैरिजन। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी इसको क्या कर सकते हैं, टैली कर देख सकते हैं। तो इसका सोर्स मैंने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगी screener.in से। एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स यूवी, जहाँ नॉलेज है सुप्रीम।